वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 कक्षा 10 का हिंदी बुक है गोधूली भाग 2। ठीक है, कक्षा 10 का हिंदी बुक है गोधूली भाग 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर लेखक हैं और चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पूरा आपको बताएंगे, इसमें एक ही चीज आपको छूटने नहीं देंगे। एग्जाम में आप पूरा का पूरा लिख पाइएगा, प्रश्न उत्तर ही बताएंगे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन आपको पूरे चैप्टर में समझाएंगे, उसके बाद हम सारा प्रश्न का उत्तर भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है हम लोग जानेंगे लेखक परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय, लेखक के बारे में। देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। समझिएगा, भीमराव अंबेडकर, इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ में? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, उच्च शिक्षा, इंग्लिश में हायर एजुकेशन बोलते हैं, उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, उसके बाद अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ गए? न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद, वकील के रूप में कार्य किए। वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने राजनीति में आ गए, देश के लिए काम किए। क्या काम किए? अछूतों में आपको बता देते हैं, जैसे कि SC ST जो शूद्र होता था, छोटे जाति के लोग होते थे, उनके साथ अछूतों का जैसा व्यवहार किया जाता था। छुआछूत था पहले। अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। देखिए, जो अछूत थे, स्त्री थे, मजदूर थे, उनको मानव तो थे लेकिन मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके साथ बर्बरता की जाती थी, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो उनके अधिकार तथा उनको सम्मान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है इनकी जो है प्रमुख रचना देखते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी प्रमुख रचना जो ये लिखे हैं, सबसे पहले देखिए, इनका निधन जो है 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचना द कास्ट्स इन इंडिया, इंग्लिश में ही है, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रज, बुद्ध एंड हिज धम्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, हु आर दे आदि। ये उनकी क्या है? ये सब उनकी रचना है, वो जो रचना किए थे, लिखे थे। ठीक है, फिर से समझते हैं। उनकी रचना है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रज, बुद्ध एंड हिज धम्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, हु आर दे। मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956। ये सारे देखिए, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये सारे इंपोर्टेंट है। चलिए आगे, चौथा हम लोग पाठ परिचय। इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में जानने वाले हैं, वो पाठ परिचय कर लेते हैं। ठीक है, पाठ परिचय इस पाठ में किस चीज के बारे में है वो समझते। देखिए, प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपका ये चैप्टर जो है, इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। चलिए, इसमें जो है लेखक के विख्यात भाषण, लेखक जो भीमराव अंबेडकर है, इनके प्रसिद्ध भाषण जिनका नाम है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का अंश है। समझिएगा, आपको फिर बता रहे हैं, ये जो भाषण, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है, एक प्रकार का भाषण है। भीमराव अंबेडकर का एक भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्हीं का ये अंश है, उन्हीं से लिया गया है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया। समझिएगा, क्या किया गया है? प्रस्तुत पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति पाति देखते हुए हमारे देश में बड़ा ही उग्रता से होता है। जाति प्रथा, लेखक के विभिन्न विख्यात प्रसिद्ध भाषण जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी का अंश है। इसके माध्यम से लोगों में मानवीयता, एक दूसरे के प्रति मानव वाला व्यवहार करना, उसके बाद सामाजिक सद्भावना, सभी के साथ समान भावना, समरसता, मानवीय के गुणों को विकास करने की बात कही गई है। अब हम लोग जानेंगे पाठ का सारांश। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं पाठ का सारांश। तो प्रस्तुत पाठ, अब इसमें आपको एक एक पॉइंट आपको बोले थे बताएंगे, तो इंपोर्टेंट पॉइंट समझिएगा। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें लेखक ने जातीय आधार की, जो जातीय आधार होती है जाति,
कि जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किए। जाति के आधार पर असमानता होता, आज भी बहुत सारे गांव में क्या होता है, जो निम्न कास्ट के होते हैं उनको सम्मानजनक स्थिति में नहीं देखा जाता है, सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है जाति के अनुसार। तो असमानता के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किए। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक, जिसको कट्टर कहते हैं, मतलब आजकल भी लोग जो है जातिवाद के समर्थक है, जाति पाति के पीछे भागते हैं। उनके अनुसार, जो लोग जाति के पीछे भागते हैं उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। कार्य कुशलता का मतलब आपको समझा देते हैं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम भोज बनवा रहे हैं, ठीक है, तो खिलाने के लिए अलग व्यक्ति चाहिए, बनाने के लिए अलग व्यक्ति चाहिए, सामान लाने के लिए अलग व्यक्ति चाहिए, ढोने के लिए अलग व्यक्ति चाहिए, हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति चाहिए। तो उसी के आधार पर उसको बांटना चाहिए। आप बताइए, हमको ये वीडियो बना रहे हैं तो हमको यहाँ पर पीपीटी के लिए एक व्यक्ति चाहिए, पीपीटी कोई और बनाएगा, वीडियो कोई और बनाएगा, कैमरा का कोई और देखरेख करेगा, एडिटिंग कोई और करेगा। तो किसको कौन सा काम दिया जाना चाहिए? जाति के अनुसार दिया जाना चाहिए या उसमें जो गुण है उसके अनुसार दिया जाना चाहिए? तो जो गुण है उसके अनुसार दिया जाना चाहिए, ना कि जाति के अनुसार, ठीक है। लेकिन कार्य कुशलता के लिए, काम में कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता था, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही रूप है। कारण क्या है, पुराने जमाने में जो राजा लोग रहा करते थे तो लोगों को जो काम रहता था ना, बार बार कहना पड़ता था, इस काम के लिए बुलाना पड़ता था अलग अलग लोगों को, तो उनको काम दे दिया गया और उसी के अनुसार फ्यूचर में क्या हुआ, वो जाति पाति में बट गया। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। लेकिन कवि को इससे दुख क्या होता है कि ये जो जाति पाति है, जातिवादी जो है, ये श्रम विभाजन के साथ साथ काम के आधार पर तो बांट दिए, ठीक है, लेकिन श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का, लोगों का भी विभाजन कर देता है। चलिए, श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। बहुत बात सही बोला गया, सभ्य समाज, अच्छे समाज के लिए श्रम विभाजन बड़ा जरूरी चीज है, क्योंकि अलग अलग काम को अलग अलग व्यक्ति ही करेंगे। जो कुशल व्यक्ति होंगे उस काम में वही तो करेंगे। आप मान लीजिए आपको जाना है यहाँ से पटना, तो पटना जाना है तो आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे ड्राइवर चाहिए, तो अच्छे ड्राइवर जो होंगे उन्हीं को आप लीजिएगा, या ऐसे लीजिएगा कि हम एक बड़का जाति है, ये जाति है, इसी के साथ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो काम जो होता है जिसमें जो कुशल रहता है उसी को खोजेंगे। सभ्य समाज के लिए श्रम का, वर्क का, काम का विभाजन होना बहुत जरूरी है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। भारत का जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक, अस्वाभाविक का मतलब यह हुआ कि यहां जाति के नाम पर ही कार्य को बांट दिया जाता है। अब उदाहरण स्वरूप लीजिए, वैसे तो अब बहुत सारा चेंजिंग आया है, लेकिन पहले ये सारी बातें थी। अब उदाहरण स्वरूप आपको बता देते हैं, मान लेते हैं जैसे कि कोई जाति है, अब उसका कोई कार्य है, ठीक है, मान लेते हैं किसी का काम है खाना बनाना। अब वो खाना बनाता है, जैसे भोज में या विभिन्न प्रकार के समारोह में खाना बनाने का कार्य करता है, या बढ़ई का काम करता है, लकड़ी का कोई वस्तु बनाना होता है। अब उसका जो बेटा है उसको मन नहीं है उसको काम करने का, उसको मन है ड्राइवर बनने का, उसको मन है कोई और काम करने का, टीचर बनने का। तो बताइए, अगर उसको वो काम नहीं करने दिया जाए, उसको कहा जाए नहीं तुम जिस जाति का है वही काम करेगा, तो मन से कभी काम करेगा नहीं करेगा। यही हुआ अस्वाभाविक विभाजन। और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। मतलब ये सारे वर्ग को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है कि तुम छोटा है, तुम बड़ा है, ऊंच नीच करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे थोड़ा सा जूम कर दिए, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन भी मान लिया जाए, मतलब ये जो जाति प्रथा है ये ठीक है, चलिए श्रम विभाजन है, काम के आधार पर विभाजित किया जाता है, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, सही विभाजन नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित है। बताइए, आप जिस घर में जन्म लीजिएगा, आप अपने आप कुछ नहीं जानते हैं, आप अपने आप उस जाति का होगे। आपको उस जाति का नहीं भी होना है फिर भी होगे, आपको उसका सारा चीज मानना ही पड़ेगा। तो अस्वाभाविक विभाजन है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। अब
जो सक्षम समाज या उसको आप सभ्य समाज बोल सकते हैं, सक्षम समाज का यह कर्तव्य होता है कि वह जो है ऐसे व्यक्तियों को उनके क्षमता के अनुसार कार्य या कोई पेशा चुनने के योग्य बनाया जाए। समझे? अभी हम पढ़ लिख रहे हैं, आप भी पढ़ लिख रहे हैं, बहुत लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग हैं तो सब समान हो गए। अलग अलग काम में सबका एक्सपर्टीज होगा, तो अलग अलग काम उन अपने मन के अनुसार चुने तो कितना बेहतर होगा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए, इसका दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य के जो लोग होता है उसके माता पिता जिस स्तर में है, जिस जाति में है, बच्चे को भी वही पेशा अपनाना पड़ता है, मजबूरी बस लोगों के दबाव के कारण अपनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। अब जाति प्रथा देखिए, जाति प्रथा दोषपूर्ण मतलब अवगुण से भरा हुआ दोषपूर्ण पेशे का निर्धारण ही नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशा में, एक ही काम में बांध दिया जाता है। अब आप मान लीजिए कोई बढ़ई है, ठीक है, कोई बढ़ई है, अब वो काम जो कर रहा है उसको जीवन भर करना पड़ेगा, चाहे उस काम में उसको इनकम हो या ना हो, उसको दूसरा काम चुनने की अनुमति ही नहीं दी जाए तो बताइए कभी वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। आपको बताते हैं अभी SC ST में क्या होता है, अपने इधर आप छठ पर्व में सूप का आप लोग यूज़ करते होइएगा, सभी करते हैं छठ पर्व में। तो सूप जो कास्ट के लोग बनाते हैं तो वो जो सूप होता था पहले सारे लोग खरीदते थे, अब क्या हुआ मार्केट में उसी के जैसा अलग अलग प्रकार के आने लगे, चीज़ें आने लगी। अब लोग उसे खरीदना कम कर दिया। अगर वो वही काम करते रहे तो बताइए भूखे मरने के अलावा कोई चारा रह जाएगा? बिल्कुल। दीपावली में सब लोग दीप जलाते थे, दीप खरीदते थे कुम्हार से। अब बताइए आजकल लोग क्या करता है, बल्ब जला लेता है, चुकभुकिया बल्ब, एक विभिन्न प्रकार के बल्ब आ गए हैं, खरीदता नहीं है। अगर वो व्यक्ति वही काम करे, उसी पेशा में रहे तो भूखे मरेगा कि नहीं मरेगा? क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। अब कोई व्यक्ति उसी खास पेशे में बंधा हुआ है, वही काम कर रहा है तो क्या होगा? बेरोजगार होगा, उसको काम ही नहीं मिलेगा। देखिए जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। जाति के अनुसार, जाति के अनुसार लोगों को बांट दिया जाए तो किसी का मन होगा कि हम इसी जाति में रहें या हम यही काम को करें। अरे मन पर डिपेंड थोड़ी होता है, उसके पिताजी की जाति का है उसमें उसको बांट दिया जाता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्थावश करते हैं। अच्छा मान लीजिए जैसे कि कोई कबड्डी का खिलाड़ी है, उसको क्रिकेट खेलने के लिए दे दिया जाए, और कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है उसको कबड्डी खेलने के लिए दे दिया जाए, तो बताइए कभी वो मन से खेल पाएगा? कभी नहीं खेल पाएगा। वही होता है, लोगों के काम में रुचि नहीं भी है फिर भी उनको व्यवस्थावश काम करना पड़ता है। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती। समझिए, इस प्रकार जाति प्रथा जो है व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, जो उसका स्वाभाविक स्वभाव से जो प्रेरणा होता है, उसके आत्म में जो शक्ति है, उसको दबा करके, अब मान लीजिए हमको कुछ काम करने का मन करता है लेकिन वो काम जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वो करने का मेरा मन नहीं है, तो हम दूसरा कोई काम करेंगे तो उसमें मन से करेंगे, एकदम एक्स्ट्रा पावर के साथ करेंगे, लेकिन हमको जो काम करने का मन ही नहीं है। अब पिताजी वो काम करते हैं, मजबूरी बस हमको करना पड़े, तो बताइए मन को दाब करके उस काम को करना पड़ेगा, कभी भी उसमें सफल नहीं होंगे। वही होता है निष्क्रिय बना देना। ठीक है, समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को महत्व दिया जा रहा है। आदर्श समाज का मतलब क्या हुआ? जिसमें स्वतंत्र, सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो, सभी व्यक्ति को समता, सम्मान, अधिकार मिले और भाईचारे का मेल मिलाप हो, मतलब सभी एक दूसरे भाईचारे का संबंधों मिलकर रहे, वही हुआ आदर्श समाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ गया है क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग कीजिएगा, समझते हुए कीजिएगा। देखिए लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या? देखिए विडंबना या उपहास कह सकते हैं।
बेकार की बात है। अब देखिए, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज के युग में भी जातिवाद के पोषक, मतलब जो उससे जीता है जाति का नाम लेकर के, चुनाव में देखते हुएगा नेता लोग, मुखिया लोग क्या करता है, जाति के नाम पर वोट मांगता है, तो वही उसका पोषक हुए। तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। और उसी के कारण जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ, काम के अनुसार विभाजित किया गया, श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों को भी विभाजित कर देता है, जो अस्वाभाविक रूप है, सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अब जो लोग जाति प्रथा को मानते हैं, जो उसको अच्छा मानते हैं, तो वे उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, किस बात को लेकर वो कहते हैं कि जाति प्रथा सही चीज है। क्योंकि जो मानते हैं वो तो जाति को बोलबे करेंगे कि जाति प्रथा ठीक चीज है। ठीक है, देखिए, तो जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। जातिवादी लोग क्या बोलेंगे कि आजकल जो है समाज जो है कार्य के कुशलता के लिए, मतलब कि अलग अलग काम के लिए, अगर हमको किसी काम की आवश्यकता है तो हमको तुरंत आइडिया आएगा कि फलना जाति इस काम के लिए उस जाति के किसी लोग को बुला लेंगे। तो कार्य की कुशलता के लिए श्रम का विभाजन, काम का विभाजन जरूरी है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, मतलब काम के आधार पर ही लोगों को विभाजित किया गया, इसलिए जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार से तर्क देते हैं। तीसरा प्रश्न है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जो तर्क दिया गया उस पर लेखक की आपत्ति क्या है। देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य अच्छे समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। मतलब जाति प्रथा जो है समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलू, अब श्रमिक काम में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब उनका क्या मन है, योग्यता क्या है, तो इस अनुसार से अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अगला प्रश्न आते हैं, चौथा प्रश्न, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। भारतीय समाज में भारतीय समाज में जाति जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। उत्तर होगा भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन क्या है, अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता। देखिए, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन जो होता है, जाति के नाम पर जो काम को बांटा जाता है, वह श्रमिक की रुचि पर नहीं होता है। मन नहीं है फिर भी उस जाति का है, उसको करना पड़ेगा। कार्यकुशलता का मतलब ये हुआ कि उसको आता है, योग्यता क्या है, एक्सपीरियंस उसका क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा। चलिए, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, मतलब बच्चा जिस जाति में है उसी जाति का वो हो गया, ऐसा किया जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, देख लेते हैं। देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। यहाँ पर काम को बांट रहा है जाति के अनुसार। ठीक है, श्रमिक कार्य कुशलता हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं जब श्रमिकों का कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। अभी आप यहाँ पर समझिएगा क्या हो रहा है कि भारत में श्रमिक कार्य कुशल हो या ना हो, मतलब उसको आता हो या ना हो, ठीक है, उसके जाति के अनुसार उसको उस काम को करना ही पड़ेगा, चाहे उस काम में उसका मन लगता हो, ना दिल लगे ना दिमाग लगे। अब बताइए, आपको हम बोल दे कोई काम करने, आपको उस काम में मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, मन ही नहीं लग रहा है, कभी आप सफल हो पाइएगा, पढ़ पाइएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाइएगा। तो जिसको जिस काम में रुचि होता है उसको उस काम में देना चाहिए। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। अब काम में रुचि नहीं होगा तो कोई काम करेगा भी भला, करेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों।
गरीबी, उत्पीड़न, मतलब पहले लोगों को जो कष्ट दिया जाता था उससे भी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। जो उसके जाति के अनुसार काम को निर्धारित किया गया उसी काम को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्थावश मनुष्य काम को टालने लगता है। अब मन ही नहीं होगा काम करने का तो विवश होगा लोग, तो मनुष्य को टालने लगता है, मतलब काम को टालने लगता है, करता ही नहीं है। मान लीजिए हमको कोई बुला दे कि हमको बढ़ई का काम करवाना है, हमको मिठाई बनाना है, हमको ये काम करना है, हमको मन पढ़ाने में लग रहा है, हमको दे दिया जाए, हम क्या कहेंगे? हम नहीं करेंगे, दूसरा खोज लीजिए, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, इसी प्रकार से। लेकिन अगर हमको कोई पढ़ाने के लिए बोल दिया तो हम तुरंत काम कर देंगे, जिसमें मेरा मन लगता है। तो वही होता है, आपको पढ़ने में अगर मन लगे, कोई बोल दे चलो गेहूँ काटनी, ठीक है, तो जाइए आप काटने, मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वही व्यवस्था बस काम को टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अब मन ही नहीं लगेगा तो काम कम ही करेगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? आप कुशल, आप बड़ा कैसे बनिएगा? उसमें आप सफल ही नहीं होइएगा, क्योंकि काम में आपका मन ही नहीं लगेगा। 7वां प्रश्न है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा में दिखाया है? मतलब लेखक जो है जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में कैसे दिखाया है? उत्तर है, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है कि जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक प्रथा है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, जैसे कि बिना मन श्रमिक विभाजन कर दिया गया। बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि, मतलब मन, काम का मन ही नहीं है। व्यवस्था, मजबूरी जिसको कहते हैं। श्रम का चुनाव, मतलब मजबूरी बस काम का चुनाव करना। गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि, ये सारे क्या है? वह स्वाभाविक हानिकारक रूप में देखा है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। कौन कौन? बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। बहुविध हितों का मतलब क्या हो? मतलब जो भी कार्य हो उसमें सभी का समान भाग होना चाहिए, बराबर। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए, उसके प्रति सब उसकी रक्षा के प्रति सजग, मतलब एक्टिव होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। मतलब समाज में जो है दूध और पानी के जैसे भाईचारे, मतलब कि एक दूसरे से मिलकर, ये नहीं कि हल्का, जैसे दूध में पानी को मिला दीजिए तो दूध ही दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से होना चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। जो हमारा साथी है उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भावना होना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में आपको ये जो चैप्टर है गौधरी भाग 2 हिंदी बुक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित, चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पूरा चैप्टर आपको समझाया, प्रश्न उत्तर भी बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इस बार जो है आप लोगों का अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हम बहुत जो है चैप्टर वाइज मेहनत करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।